उसके बाद ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैं मूलतः लखनऊ का निवासी हूँ, वहीं पर मेरा जन्म भी हुआ और मेरा पालन पोषण भी वहीं पर हुआ। मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग भी वहीं से की है, CMS अलीगंज सेक्टर ओ ब्रांच से। और उसके बाद मैंने IIT कानपुर से BTech MTech डुअल डिग्री हासिल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट में लगभग 15 महीने काम किया और उसके बाद मैंने अपनी UPSC की जर्नी शुरू की थी। तो मैं जब 2020 के अक्टूबर में अपनी नौकरी से रिजाइन दे करके अपने घर आया, तो उस टाइम कोविड भी चल रहा था। तो मैंने एक वो भी रीजन था और बाकी मेरे सीनियर्स ने भी रिकमेंड किया था कि कोचिंग से बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो पाता है अगर आप एकदम जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो। इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन अपने घर पे रहते हुई सेल्फ स्टडी के माध्यम से की थी। और इसमें मैंने कई प्रकार के ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया था, जैसे कि अलग अलग कोचिंग्स के जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं, या फिर कुछ खास कोचिंग्स हैं जो कि डेली अपने क्वेश्चंस देती हैं कि ये 10 क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, या ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो मैंने शुरू में अपने पहले अटेम्प्ट में उन पे भी थोड़ा सा फोकस किया था। तो ये मेरे माध्यम थे इनिशियली प्रिपरेशन करने के। तो इस अपनी ऑनलाइन जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मेरा जो पहला स्टेज था वो प्रीलिम्स का था। तो लगभग मेरे पास उस साल ऐसा शुरू में लगा था कि कम टाइम है मेरे पास प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं पता था कि कोविड के कारण जो डेट है 2021 के प्रीलिम्स की वो आगे बढ़ जाएगी। तो मैंने अपने जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जो स्टैंडर्ड बुक्स बताई थी सारे अपने टॉपर्स ने, उन सबको हैंडल करते हुए और प्रयास किया कि जितने ज्यादा हो सके उस साल की मॉक्स लगाए जाएं और साथ में अपने कोर्स को भी पूरा किया जाए। तो मैंने उस साल तो बहुत मॉक्स लगाए थे, आई थिंक 35-40 मॉक्स लगाए थे मैंने, इंक्लूडिंग कुछ प्रोमिनेंट कोचिंग्स के जैसे कि विजन, और 2-3 और अलग कोचिंग्स के भी मैंने 1-2 पेपर्स लगाए थे, बस एक डाइवर्सिटी रखने के लिए। और फिर मैं जाकर के अपने प्रीलिम्स से बैठ गया था। बट उस साल मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया कुछ कारणवश, जो कि कारण मैं आपके साथ डिस्कस भी करना चाहूंगा। तो उसमें पहली मेरी दिक्कत मेरे को यही महसूस हुई थी कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की तरफ फोकस कर रहा था और स्मार्ट वर्क की तरफ मेरा कोई फोकस नहीं था। मैंने सब्जेक्ट अपने सारे पढ़े, उनको बहुत डिटेल में पढ़ा, अंडरलाइन कर करके पढ़ा, लेकिन जो मैंने मेन चीज मिस कर दी वो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यूपीएससी में मैंने ये सीखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको ढंग से एनालाइज करना, नॉट जस्ट कि क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आ रहे हैं या कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं, बल्कि ये भी एनालाइज करना कि जो स्टेटमेंट्स फ्रेम हो रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट में कई बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा, तो वहां पर आपको ये देखना जरूरी है कि स्टेटमेंट जो फ्रेम हो रहे हैं वो किस प्रकार से यूपीएससी गलत स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है या किस प्रकार से यूपीएससी सही स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है। जैसे एक ह्यूरिस्टिक चलता था पहले कि ओनली जिसमें लगा हुआ है वो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अब ये काम नहीं करता। जो मैंने 2022 और 2023 के अटेम्प्ट दिए उसमें ये उतना फ्रीक्वेंटली काम नहीं करता। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट का एसेंस समझ में आना चाहिए और कुछ बेसिक ह्यूरिस्टिक्स आपको देखने पड़ेंगे पिछले 3 साल के पेपर्स को ढंग से एनालाइज करके। तो जैसे मैंने पाया था कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जनरली यूपीएससी गलत देता है। मैंने जितने भी जगह पर लिखा हुआ था कि दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे स्टेटमेंट गलत थे। तो इस तरह के जो ह्यूरिस्टिक्स हैं वो आपको खुद ही पिछले 3 साल के पेपर देख करके और आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके अलावा बाकी जो 7 साल बच गए पिछले 10 साल के पेपर्स में, उनको भी आपको ढंग से सॉल्व करना है, क्योंकि इवन क्वेश्चंस रिपीट होते हुए भी मैंने देखे हैं अपने एक्सपीरियंस में, और रिपीट नहीं भी होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पिछले साल के क्वेश्चंस में ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस पे बेस्ड अगली बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम मॉक्स एंड जो आपका बेसिक प्रिपरेशन है बुक्स वाला, उसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मेरे अनुसार कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी बराबर का ध्यान दें, खासकर आखिरी के 2 महीनों में। तो इसके अलावा मैं प्रीलिम्स में ये भी डिस्कस करना चाहूंगा कि मेरी एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी रहती थी। तो मेरी स्ट्रेटजी जनरली ये रहती थी कि मैं 3 अटेम्प्ट में अपने पेपर को कंप्लीट करूं। पहले प्रयास में मेरा ये रहता था कि मैं जितने क्वेश्चंस मेरे को श्योर शॉर्ट पता है वो मैं मार्क कर लूं और उनके ओएमआर में गोले भी भर लूं। उसके बाद साथ ही साथ पहले अटेम्प्ट में मेरा ये प्रयास रहता था कि जिन क्वेश्चन से मेरे को श्योर है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही ही होगा या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत ही होगा, उनको भी मैं मार्क करके और अपने ऑप्शन एलिमिनेट कर लूं। कि मान लीजिए 4 ऑप्शन थे, मैंने कोई स्टेटमेंट बोला कि ये स्टेटमेंट मेरे अनुसार पक्का ही गलत है अपने ह्यूरिस्टिक से या अपने नॉलेज के बेसिस पे, तो मैं उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेता था अपने क्वेश्चन पेपर में ही, एंड नाउ आई एम रिड्यूस्ड टू जस्ट 2 ऑप्शंस मे बी। तो अब मैं छोड़ देता था कि इन 2 ऑप्शंस पे मैं अगले अटेम्प्ट में डिसीजन लूंगा।
फिर इस तरह से मेरा एक राउंड कंप्लीट हो जाता था। अंदाजन 1 घंटे में या सवा घंटे में ये राउंड कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद अगले राउंड में फिर से आधे घंटे में दूंगा, और अब मैं जिनमें 2 ऑप्शन तक पहुंच चुका था वहां पर मैं ट्राई करूंगा कि मैं अब इनके आंसर्स तक आ जाऊं, क्योंकि अब यहाँ पर 50% प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी के लॉ के अनुसार यहाँ पर आप कुछ भी मारेंगे, +1 और -0.33 वाले, सॉरी +2 और -0.66 वाले क्वेश्चंस, जिस तरह की मार्किंग होती है, आपका नेट पॉजिटिव ही जाना चाहिए प्रोबेबिलिटी से। तो इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो करता ही था। कुछ इंस्टिंक्ट से आ रहा हो तो वेल एंड गुड, वरना मैं रैंडमली उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मार के आऊंगा। और फिर थर्ड राउंड में मेरा ये प्रयास रहता था कि अब मैं देखूं कि मेरे टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए हैं। मैं जनरली ये तो रहता था कि वहां पर जाकर के डिसाइड करूं बेस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर कि कितना टफ या इजी है, बट एक ये रहता था कि हाँ 90 के आसपास मेरे को क्वेश्चंस करने हैं, +-2 तक चल जाएगा। उससे ज्यादा मैं डिविएंस लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी एक्यूरेसी इसी के आसपास है कि मैं इतने करूंगा तभी मैं सिलेक्शन करा पाऊंगा अपना। तो थर्ड राउंड में मेरा प्रयास ये रहेगा कि अब मैं देखूं मेरे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, और बाकी जो मेरा डिफरेंस बच रहा है वो मैं पूरा करूं, ताकि मैं अपने उस रेंज में पहुंच जाऊं जहां पर मैं कंफर्टेबल फील करूंगा इस प्रीलिम्स में। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर मेरे को 3 ऑप्शंस में डाउट होगा, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर चारों ही ऑप्शन मेरे को नहीं पता होंगे। तो जहां चारों ही नहीं पता है वहां पर तो बिल्कुल ही छोड़ देना उसको मेरे अनुसार सही है। और जहां 3 में आपको डाउट है वहां पर भी अब आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आप उस पर्टिकुलर रेंज में नहीं पहुंचे हैं जहां पर आप कंफर्टेबल हो, या जहां पर आप चाहें कि मैं यहां पर अपना पेपर स्टॉप करना चाहता हूं। तो फिर मैं उन 3 ऑप्शंस में से कुछ इंस्टिंक्ट से, या फिर कुछ ह्यूरिस्टिक से, या फिर रैंडम तुक्के से मैं ट्राई करूंगा कि इन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर लूं, ताकि मैं उस रेंज में पहुंच जाऊं जहां पर मेरा सेफ जोन है। इसमें मैं ये भी आप लोग को ऐड करना चाहूंगा कि मेरे को जब पहले अटेम्प्ट में मैंने खासकर 2023 का पेपर, जो कि हाईली अनप्रेडिक्टेबल टाइप का पेपर था, तो इसमें जब मैं पहले राउंड में अटेम्प्ट कर रहा था 30 क्वेश्चन भी मैं नहीं कह सकता कि मेरे को शॉर्ट पता था कि मेरे सही होंगे। फिर लेकिन ये एक जरूर फायदा हुआ था अपने नॉलेज और ह्यूरिस्टिक्स के बेसिस पे, खासकर जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ऑब्जर्व करना है, स्टेटमेंट कैसे फ्रेम कर रहा है यूपीएससी, उनके बेसिस पे ये जरूर हो गया था कि हाँ एटलीस्ट 60 क्वेश्चन टाइप मेरे हो गए थे, 60 या 70 टाइप, जिनमें मैं श्योर था कि हाँ इन दोनों ऑप्शंस में ही से ही आंसर होना चाहिए। तो वो एक मेरे पास एडेड एडवांटेज आ गया था फर्स्ट राउंड खत्म होते होते, कि मेरे को श्योर शॉट वाले तो बहुत कम पता थे, लेकिन आंसर इन दोनों में से ही कुछ होना चाहिए, इस लेवल तक मैं काफी क्लोज आ गया था एटलीस्ट 60-70 क्वेश्चंस में। तो अब फिर जब मैं थर्ड राउंड में, अपने सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में गया, तो मेरे पास काम कंपैरेटिवली आसान था, ऑल्दो उन दोनों में से चूज कर पाना तब भी मुश्किल था। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि ब्रॉडली चाहे मेरी रैंक कुछ भी आई हो, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मेरी नॉलेज बेस, जो कि आई वुड स्टिल से कि लिमिटेड नॉलेज बेस थी, उसके बेसिस पर पेपर सॉल्व करते टाइम हर किसी को दिक्कत होती ही है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा रहता है और आप किस तरह से उन 2 घंटे में अंडर प्रेशर परफॉर्म कर पाते हैं, वही मोस्टली डिसाइड करता है कि प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये तो रही जीएस की बात। इसके साथ मैं सीसैट के बारे में कहना चाहूंगा कि मेरी भी जैसे धारणा हमेशा से बनी हुई थी कि मैथ्स के बेसिस पे मैं सीसैट करके आऊंगा। तो पहले 2 अटेम्प्ट में तो मेरे 150 प्लस स्कोर आ जाता था सीसैट में, सिर्फ मैथ्स के बेसिस पे। बट इस बार मैथ्स इतना टिपिकल आया था, क्योंकि कंसिडरिंग इट वाज मोर टुवर्ड्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन साइड एज वेल, तो इसलिए मेरे को अपनी स्ट्रेटजी ऑन द स्पॉट थोड़ी चेंज करनी पड़ी। मैंने मैथ्स के तो जितने अटेम्प्ट कर सकता था किए, साथ में मैंने इस बार इंग्लिश पे भी काफी ज्यादा ध्यान दिया था। तो ओवरऑल आई थिंक मेरा स्कोर रिड्यूस हुआ होगा, बट स्टिल इंग्लिश और मैथ्स मिला करके आई वाज कंफर्टेबल कि सीसैट तो मेरा हो जाना चाहिए। जीएस में ही मेन मेरे को फोकस करने का लगता था अपना। जी, तो इसके अलावा मैं प्रीलिम्स से रिलेटेड 2 पॉइंट्स और टच करना चाहूंगा। पहला है कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में ये कहना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स का कोई पर्टिकुलर एंड नहीं है। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में काफी ज्यादा फोकस किया था करंट अफेयर्स पे, फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अपना फोकस थोड़ा कम किया, क्योंकि मेरे को दिख रहा था स्टैटिक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके जो नॉलेज बेस के साथ ह्यूरिस्टिक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर थर्ड अटेम्प्ट में तो मेरे पास खैर टाइम भी बहुत कम था इंटरव्यू और प्रीलिम्स के बीच, तो मैंने करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट कट शॉर्ट कर दिए थे। जो मेजर करंट अफेयर्स थे पॉलिटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो मैंने किए थे, बाकी आईआर ये सब के करंट अफेयर्स तो मैंने पूरी तरह से छोड़ ही दिए थे।
तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि स्टैटिक का फोकस बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट 70-80% फोकस स्टैटिक सिलेबस का होना चाहिए और बाकी 20-30% में आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए हम अलग से बात करेंगे। और दूसरा चीज मैं टच करना चाहूंगा टेस्ट सीरीज और इन चीजों के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में बेसिकली। तो मेरा ये मानना था कि टेस्ट सीरीज में जो भी आपका स्कोर आ रहा हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जो ह्यूरिस्टिक्स या जो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो एलिमिनेशन करते हैं स्टेटमेंट्स का, वो आपका टेस्ट सीरीज में काम नहीं करता। तो इसलिए उसके जो स्कोर्स हैं वो कंप्लीटली इनवैलिड है मेरे परसेप्शन में। वो आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि आप टाइम अपना मैनेज कर पाएं और ऑन द स्पॉट 2 घंटे के अंदर आप सही तरीके से सोच पाएं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। उसके लिए मैं ज्यादा फोकस करता था टेस्ट सीरीज में, और टेस्ट सीरीज पे मेरा फोकस विथ अटेम्प्ट्स डिक्रीज होता गया, लाइक फ्रॉम 35-40 पेपर्स डाउन टू 20 पेपर्स। और इस बार तो मैंने शायद 3 या 4 ही प्रैक्टिस किए थे मॉक्स। बट हाँ, एक चीज मेरी थी कि मैं वो एनवायरमेंट सिमुलेट करने के लिए मैं अभ्यास जरूर देता था। विजन का एक अभ्यास होता है, वो मैं जरूर देता था 2022 और 2023 वाले अटेम्प्ट्स में। 21 में मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने दिया था कि नहीं। तो वो क्या करता था कि एक्चुअल एग्जाम के 2 हफ्ते पहले मेरे को एक्चुअल सिमुलेशन दे देता था एग्जाम का, कि सुबह मेरे को 2 घंटे ये करना है, फिर मेरे को अपना लंच करना है, फिर 2 घंटे सीसैट करना है। और ऐसा 2-3 बार होने से एक वो बन जाता था माइंडसेट कि हाँ, एग्जाम मेरे को इस तरह से टैकल करना है। तो फिर असली एग्जाम में जाकर के वो प्रेशर और वो न्यूनेस नहीं फील होती थी मेरे को। तो इसके अलावा रही बात बुक लिस्ट की प्रीलिम्स के से रिलेटेड, तो मैं कहूंगा कि जो हमारे पुराने टॉपर्स ने सजेस्ट किया था, मैंने भी मोर और लेस वही सेम बुक लिस्ट की थी। जैसे कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, ओल्ड एनसीईआरटीज फॉर मिडिवल, एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा जैसे शंकर आईएएस सजेस्ट की जाती है इन्वायरमेंट के लिए, तो वो मैंने किया ही था। साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी ढंग से एनालाइज किया था कि किस तरह के टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक्स को मैंने अलग से गूगल से भी रेफर कर लिया था। इसके अलावा जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सबको प्रेफर करते हैं, तो वो मैंने भी किया था। उसके अलावा मैंने बेयर एक्ट पे बहुत फोकस किया था, क्योंकि अब जो देखा जा रहा है कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, वर्ड्स की जो डेफिनेशंस हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो मैंने बेयर एक्ट भी रेफर किया था, और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उनसे थोड़े थोड़े मैंने गूगल करके भी आर्टिकल्स पढ़ लिए थे। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में मेन मेरा फोकस था कि कैसे हम अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करें, चाहे वो किसी भी बुक से हो। मोटी बुक्स में अवॉइड करता था, किसी ना किसी कोचिंग के नोट से या किसी गूगल के सोर्स से। इस तरह से मैं अपने टॉपिक वाइज प्रिपेयर करने का प्रयास करता था इकोनॉमी को। और बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाया था। मेरा मेन फोकस रहता था कि जो बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि फिजिक्स में मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था, तो मैं बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट जो थे उनको गूगल से या फिर पीटी 365 जो आती है विजन की, उससे कर लेता था। या फिर जो आपके पुराने साल के पेपर्स हैं उनको देख करके उन टॉपिक्स पे ही मैं गूगल करके या फिर किसी पुराने टॉपर्स के नोट्स पढ़े होते थे, तो उनसे मैं रेफर कर लेता था। तो मोर और लेस ये मेरी ब्रॉड बुक लिस्ट रही थी, अपार्ट फ्रॉम व्हाट द टॉपर्स जनरली हैव सजेस्टेड सो फार। तो इसके अलावा बात रही मेरे नोट्स की, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जो मैंने किया वो ये था कि मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई भी नोट्स नहीं बनाए थे। मेरी जो बेसिक बुक्स थी उसी में मैं अंडरलाइन करता था। लाइक पहले रीडिंग में कोई अंडरलाइन नहीं, सेकंड रीडिंग में मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर लेता था जो जो इंपॉर्टेंट लगे। फिर थर्ड रीडिंग में मैं पेन से गोले बना लेता था जो जो वर्ड्स पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लगे। जैसे कहीं पर शैल लिखा है, कहीं पर मे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैं उन वर्ड्स पे फोकस करता था, क्योंकि वहां से मीनिंग चेंज हो जाता है लॉ में। फिर आखिरी जब होने लगता था प्रीलिम्स के पहले, तो फिर हाइलाइटर में यूज करता था कि अब मेरे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं एक वर्ड पढ़ के पूरा सेंटेंस रिकॉल कर सकूं कि उस सेंटेंस का एसेंस क्या था। तो फिर आखिरी के अपने रिविजन्स में मैं हाइलाइटर चलाता था, और फिर मैं सब्सिक्वेंटली सिर्फ उन हाइलाइटेड पोर्शंस को ही रिवाइज करता था। तो इस तरह मल्टीपल रिविजन्स मेरे प्लान होते थे। और एग्जैक्टली मैं कहूंगा कि प्रीलिम्स के 1 हफ्ते पहले मेरा प्लान ऐसा होता था कि जो पेपर मेरे को सबसे आसान लगता है वो मैं पहले खत्म करूं उस हफ्ते में, और जो मेरे को सबसे मुश्किल लगता है वो मैं बाद में खत्म करूं। तो उस हफ्ते में मैं अपने सबसे पहले, जैसे मान लीजिए मैं इकोनॉमी उठाऊंगा, उसमें जो भी मेरे को हाइलाइटेड पोर्शंस हैं वो मैं रिवाइज करूंगा जल्दी जल्दी, और कोशिश करूंगा एक दिन के अंदर अंदर इकोनॉमी पूरा का पूरा खत्म करूं। सेकंड डे अगला सब्जेक्ट, ऐसे करते करते फिर फाइनल डे में अपना हिस्ट्री उठाऊंगा, उसमें कोशिश करूंगा कि जितना भी हाइलाइटेड पोर्शन मैं रिवाइज कर सकता हूं एक दिन के अंदर अंदर वो खत्म करूं, और फिर अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ जाकर के अपने प्रीलिम्स में बैठ जाऊं। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि 2 महीने से कम बचा है अब नेक्स्ट 2024 के प्रीलिम्स में।
तो मैं बस ये थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा कि अब ये टाइम है कि आप कुछ नया रिसोर्स ना छुएं। जैसे मैं अपने रिवीजन की स्ट्रेटजी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि किस तरह प्रोग्रेसिवली मैं रिवीजन करता था। तो आप जिस भी स्टेज से हैं वहाँ से अब ट्राई करिए कि कंसोलिडेट करते जाएं। जितने कम शब्दों में जितना ज़्यादा आपको रिकॉल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा